हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है। किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, तब उसका पाथ कैसा होता है, किस पाथ में वो मोशन करता है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लो कोई किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस पर। जब लाइन्स ऑफ फोर्सेस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? लेफ्ट टू राइट। तो वैसे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कहीं नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें कोई चार्ज प्लेस करें तो फोर्स किधर लगेगा? सपोज कर लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, खुद ही समझ में आ जाता है। ये पॉजिटिव तो ये इसको रिपल करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऐसे। नेगेटिव चार्ज अगर प्लेस करें आप तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चार्ज इसको रिपल करेगा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऐसे। तो जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ये बता देती है कि किधर पॉजिटिव चार्ज होगा और किधर नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बेस पर अगर हम कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये पता चल जाता है कि उस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा ना करके सिर्फ ये समझा जाता है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है then direction of electric field and electrostatic force will be same. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी भी नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। किधर लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स? टुवर्ड्स ईस्ट। इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो नेगेटिव चार्ज है, फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स वेस्ट। ऐसा पता कर लिया जाता है। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दिया है और फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लोगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है तो फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर लेंगे। ये पता होना चाहिए कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब कितना फोर्स लगेगा ये समझना है। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो E = Fe upon Q0। व्हाट इज Q0? टेस्ट चार्ज। और ये Fe क्या था? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें अगर तो आ जाएगा Q0 × ये तो हो गया टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया? चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी और चार्ज की बात करें
किसी और चार्ज की बात करें तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो चार्ज लिख देना जिस पर फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर एफ इजिकल टू कितना हो गया, याद कर लेना, क्यू इंटू ई। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। तो क्या याद करना है कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई। ऑन पॉजिटिव चार्ज the direction of electrical force is in the direction of electric field, and on negative charge the direction of electrical force is in opposite direction to the electric field. Okay, इतनी बात याद करना है, नोट कर लीजिए। कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्रॉब्लम्स अभी तो रिलीज किया था, छोड़ा था, रखा था, तो फोर्स कितना लग रहा था मालूम चल गया। चार्ज इज प्लेस्ड इन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी कंडीशन मान सकते हैं। सपोज कर लो वर्टिकली अपवर्ड है, चार्ज हमने रखा पॉजिटिव। अब कोई पॉजिटिव चार्ज वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो चार्ज जो होता है उसका मास तो होगा ही, उसका मास सपोज कर लो m। तो अब इस पर दो फोर्स एक्ट करेंगे। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो एक तो ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स, और इसका वेट किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कोई चार्ज अगर किसी वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स निकालना चाहते हैं हम लोग कि नेट फोर्स कितना होगा और चार्ज किस डायरेक्शन में मोशन करेगा। अभी जो फील्ड था इसके पहले वो कैसे था, हॉरिजॉन्टल, सीधे ऐसे मूव कर रहा था या इधर मूव कर रहा था, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेंगे, इसका वेट मालूम है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या पढ़ाया गया था, Q इंटू ई। ध्यान रखना हमेशा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में। अब कई सिचुएशन बन सकती है यहाँ पर। कंडीशन 1, इफ mg ग्रेटर देन q, mg की वैल्यू क्या है, qa से ज्यादा है। अब दो फोर्सेज हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसका एफेक्ट ज्यादा होगा बॉडी उधर ही मूव करेगी। दो फोर्स है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, माइनस करते हो, और जिसका एफेक्ट ज्यादा होता है उसमें से कम वाले को माइनस किया था। तो अगर mg की वैल्यू QE से ज्यादा है, ये ज्यादा इफेक्टिव है, तो चार्ज किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड। नेट फोर्स निकाल सकते हो, एफ नेट कितना आ जाएगा, mg माइनस QE डाउनवर्ड। इसी के प्लेस पर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन लिखो, तो mg माइनस QE, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, mg माइनस QE डिवाइडेड बाई m। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायरेक्शन किधर हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स निकालना हो तो देख लेना कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अगर बहुत सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट ऐड करके निकाल लेते हैं, कुछ एक डायरेक्शन में कुछ अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर लिया जाता है। ओके, कंडीशन 2, इफ mg लेस देन QE, mg कम है QE ज्यादा है,
अब किधर ये मूव करेगा, इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट कम है, अपवर्ड मूव करेगा। चार्ज विल मूव अपवर्ड। नेट फोर्स कैसे निकालोगे बेटा, QE माइनस mg। किसका इफेक्ट ज्यादा था, QE, तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दें। इसी के प्लेस पे लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। Therefore acceleration will be equal to QE minus mg upon m and direction upward। सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन 3। If mg is equal to q into e। अब बताओ क्या होगा, जितना mg है उतने QE, चार्ज कहीं मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में होगा, रेस्ट में होगा। चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन याद रखना का कभी अगर बोला जाए कि कोई चार्ज वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में है, कोई चार्ज वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में है, तो तुरंत ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि mg और QE में कौन बड़ा कौन छोटा होगा। बोलेंगे mg इक्वल टू q इंटू ई। ध्यान रखना ये बात। Condition 4। If the direction of electric field is reversed, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दें। अब देखें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो क्या होता है भाई, चार्ज वही है, आइडिया समझने हम लोग को क्या क्या हो सकता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड था, अभी डाउनवर्ड कर दिया। कैसा चार्ज लिया था पहले, पॉजिटिव, पॉजिटिव अभी भी ले लें। इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब दो फोर्सेज हो गए और दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। दो फोर्सेज हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स कैसे निकालोगे, ऐड करें या फिर माइनस करें। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे, तो mg प्लस QE हो गया नेट फोर्स। अब इसी के प्लेस पर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन लिख सकते हो और एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। किधर मूव करेगा समझ में आ रहा है, डाउनवर्ड। तो ये हुआ कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करें या प्लेस करें तो क्या होता है, फोर्स लगता है उसके ऊपर। और कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब इसका कभी वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म ये याद करना, F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर ई। जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, Q इंटू ई लिखते हैं, तो Q की वैल्यू विदाउट साइन, मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन ये देख के पहचानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। पर जब वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं तो Q की वैल्यू विथ साइन लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विथ साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना।
अब यहाँ जैसे नेगेटिव लिख दोगे तो माइनस का ये हो जाएगा, इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव लिख दोगे तो क्या मतलब हो गया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। तो यहां से भी ये बात समझ में आती है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ अब पढ़ना है कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, a charge is projected in uniform electric field। कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए, कई तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिधर चाहे उधर फेंक सकते हो। तो इसमें भी कई कंडीशन बन जाती है। कंडीशन 1, कैसे फेंका हमने, पैरेलल टू द फील्ड। सपोज कर लो ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फेंका है, ठीक है, इस तरह से v वेलोसिटी से फेंका है। फोर्स किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में, कितना, Q इंटू ई। तो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट किया जाए, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अगर वेलोसिटी और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं या पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इधर फेंका था फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो ये इसको किधर ले जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो इसका पाथ ऑफ मोशन कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। जब भी अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो, तो पाथ ऑफ मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी यहां अगर नेगेटिव चार्ज प्रोजेक्ट किया होता है ऐसे, इस पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बट फेंका तो इधर ही था, तो ये ऐसे चलता चला जाता है, स्ट्रेट लाइन में फोर्स, स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन होता है। इसका भी पाथ ऑफ मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस क्या है, दोनों में फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसमें सेम डायरेक्शन में, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब फोर्स वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में होता है तो वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, उसमें एक्सीलरेशन होता है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, उसमें रिटार्डेशन होता है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो पाथ ऑफ मोशन दोनों का स्ट्रेट लाइन होगा। इसका पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसका पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, प्लस क्यू। path of motion is a straight line with increasing velocity. माइनस क्यू में क्या होगा, path of motion is a straight line with decreasing velocity.
तो ये तो चलते ही चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, बट इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जाते जाते कहीं रुक जाएगा और रुकने के बाद फोर्स तो लग ही रहा, फिर वापस लौट के आएगा। ठीक है, तो ये चीजें दो याद करना, आपको नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया कि जब पैरेलल प्रोजेक्ट किया आपने, तब ध्यान देना कि पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट किया जाए या नेगेटिव चार्ज प्रोजेक्ट किया जाए। पाथ ऑफ मोशन जो होता है वो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ कंडीशन 2, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यार, कभी भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उसका पाथ हम दो तरह से फाइंड करते हैं। एक तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। बट अगर वेलोसिटी और फोर्स किसी एंगल पर हो तब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब ध्यान रखना कि डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं और किसी भी तरह से एक्स और वाई में रिलेशन निकालते हैं। क्या करते हैं, डायग्राम बनाकर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं और फिर किसी तरह से एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करते हैं। जब एक्स और वाई में रिलेशन निकालते हैं तो ये देख लेते हैं कि अगर एक्स और वाई सिंगल पावर है, दोनों की पावर 1 है, जैसे ये आ गया 3x + 4y + 6 = 0, तो एक्स और वाई सिंगल पावर है, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, तो पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एक्स और वाई में से कोई भी अगर एक क्वाड्रेटिक हो गया, किसी एक की पावर 2 हो गई, चाहे एक्स की पावर 2 हो जाए या वाई की पावर 2 हो जाए, तो पाथ ऑफ मोशन पैराबोला होता है। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। अगर दोनों क्वाड्रेटिक हो गए तो फिर मैथमेटिक्स लगा के चेक किया जाता है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो एलिप्स भी हो सकता है, वो हाइपरबोला भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकालनी होती है। तो देखते हैं जरा परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करने पर पाथ कैसा होता है। सपोज कर लिया किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे है। ग्रेविटी का कहीं कोई इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेविटी का कहीं कोई इफेक्ट नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के अलोंग। चार्ज हमने यहां से फेंका ऐसे v वेलोसिटी से, प्लस क्यू चार्ज है, मास इसका m है। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका है ना, फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना लगेगा, Q × E। यही तो पढ़ा है। कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स Q × E। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखो क्या होगा, इस वेलोसिटी के कारण तो ये चार्ज इधर मूव करेगा, वेलोसिटी इसको इधर ले जाएगा, और फोर्स के कारण किधर मूव करेगा, ऐसे। तो अब एक तरह से ये दो डायरेक्शन मूव करेगा। द मोशन ऑफ चार्ज विल बी 2 डायमेंशन मोशन, जस्ट लाइक ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये ऐसे भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा, तो रिजल्टेंट जो पाथ होगा वो इस तरह का होगा, कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व बन जाएगा, ये ऐसे कहीं जाएगा। अब ये कौन सा कर्व है ये फाइंड करना है। तो क्या बताया था हमने, एक्स और वाई में रिलेशन निकालते हैं। तो सपोज कर लो यहां से ऐसा चला, आफ्टर सम टाइम यहां पहुंचा P पॉइंट पर, P के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो x, y, टाइम सपोज कर लिया t लगा। x, y का मतलब क्या होता है,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो वाई। तो अब इसका मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा, टू डायमेंशन मोशन है। जब कोई बॉडी कई डायरेक्शन में मोशन करती है तो 1/1 मोशन कंसीडर करते हैं, 1/1 सभी डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर टू डायमेंशन मोशन है, एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लेंगे और एक बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बना लें और लिख लें, लेट आफ्टर t सेकेंड चार्ज रीचेज एट पॉइंट P। कोऑर्डिनेट क्या है P पॉइंट के, x, y। P पॉइंट पे पहुंच गया। अब दो डायरेक्शन मोशन हो रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। तो 1/1 दोनों डायरेक्शन में मोशन लेंगे। जिस डायरेक्शन में मोशन लिया जाता है, सुनो बेटे, जिस डायरेक्शन में मोशन लिया जाता है सभी चीजें उसी डायरेक्शन में देखते हैं। उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स देखोगे, मतलब सब कुछ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, इधर कहीं नजर नहीं जानी चाहिए। वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन ले रहे हैं तो सब कुछ वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे। नाउ टेकिंग मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब चेक करो जरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स कितना लग रहा है। इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स तो इधर लग रहा था। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स कितना हो गया, 0, कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0। टाइम कितना लग रहा था, t। वेलोसिटी कितनी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी v। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह x, वेलोसिटी तो v हो गई, टाइम t, एक्सीलरेशन 0। अब यहां पर टाइम वेरिएबल है तो टाइम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी को इक्वेशन 1 कह लेना। नोट करिए इतना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लिया, सब कुछ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट x, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी v। इक्वेशन हम मोशन लगा सकते हैं तो t की वैल्यू निकालेंगे, टाइम। वीडियो पॉज करके और नोट कर लेना। Now, motion along y axis. सब कुछ किधर देखें अब, y एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो बेटा, फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पर, Q इंटू ई। इसी फोर्स के प्लेस पर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, तो A की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू QE/m। एक्सीलरेशन आ गया। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इधर कोई वेलोसिटी थी क्या, नहीं, तो इधर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई वेलोसिटी दी नहीं थी, तो वो 0। टाइम कितना लग रहा है, t। डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। लगा लो इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह लिखेंगे y, इनिशियल वेलोसिटी 0। s की जगह y, इनिशियल वेलोसिटी 0।
एक्सीलरेशन क्या था, क्यू ई अपॉन एम। टी की वैल्यू लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन वी। तो जैसे टी की वैल्यू लिखोगे तो एक्स अपॉन वी, रिजल्ट ये आ गया y इक्वल टू क्यू इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। एक्स और वाई में रिलेशन निकालना चाहते थे, इसीलिए टी को हटाया है। एक्स और वाई में रिलेशन निकालना चाहते थे, इसीलिए टी को हटाया। तो जैसे एक्स टी को हटाया तो एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। देखो जरा कैसे रिलेशन आई, वाई सिंगल पावर है, एक्स डबल पावर है। जब वाई और एक्स में से कोई भी एक क्वाड्रेटिक होता है तो पाथ कैसा होता है, इक्वेशन किसकी होती है, वो पैराबोला की। तो अब ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। लिख सकते हैं विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसलिए पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज विल बी पैराबोलिक। Therefore, path of motion will be parabolic. तो अगर पैरेलल प्रोजेक्ट किया तो पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो पाथ ऑफ मोशन पैराबोलिक। और उस पैराबोला की इक्वेशन भी याद करेंगे, ये y is equal to q into e x square upon 2mv square। नोट कर लीजिए। ओके अब ये देखो y जो निकाला है वो एक्चुअल में है क्या चीज, ध्यान से देखना इधर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज ऐसे मोशन करता, t सेकंड में यहां पहुंचता। मतलब इसको मोशन ऐसे करना चाहिए था, चार्ज ऐसे मोशन करता और यहां पहुंचता। बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां ना पहुंचकर यहां पहुंच गया। इसका ओरिजिनल पाथ ये था, जाना इधर चाहिए था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहां चला गया, यहां। तो अपने एक्चुअल पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हो गया, अपने एक्चुअल पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हो गया, इतना हट गया। इसी y को बोला जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज। तो y एक्चुअल में क्या है, चार्ज का डिफ्लेक्शन। तो y इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। चार्ज का डिफ्लेक्शन, कितना चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया, ये अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। ठीक है, x डिस्टेंस आगे बढ़ने पर कितना डिफ्लेक्ट हो गया। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इसी को और भी दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एक्स स्क्वायर। m से मल्टीप्लाई कर लो, m से डिवाइड कर लो, m से डिवाइड किया तो m स्क्वायर हो गया और v स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया तो ये m हो गया और ये m स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्चुअल में mv का होल स्क्वायर, m इंटू वी का होल स्क्वायर। तो m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। तो यहीं पर एक फॉर्मूला और बन गया, क्यू इंटू ई एक्स स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2p स्क्वायर। जब मोमेंटम दिया हो तब ये फॉर्मूला यूज करना, स्पीड गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोमेंटम गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी को और भी दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एक्स स्क्वायर। ध्यान देना इधर,
2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 2 से डिवाइड किया हाफ mv स्क्वायर। टू से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड किया हाफ mv स्क्वायर। ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो डिफ्लेक्शन का एक फॉर्मूला और हो गया, Q इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 काइनेटिक एनर्जी K। व्हाट इज K? काइनेटिक एनर्जी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज के कितने फॉर्मूले याद रखना है? 3 फॉर्मूले। जब स्पीड गिवन हो तो ये फॉर्मूला Q इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 mv स्क्वायर। जब मोमेंटम गिवन हो तो ये फॉर्मूला Q इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2p स्क्वायर। और जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो ये फॉर्मूला y इक्वल टू Q इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4k। 3 फॉर्मूले हैं। तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करने पर पाथ ऑफ मोशन कैसा हो गया? पैराबोलिक। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। फॉर्मूला नोट करना है केवल। अब थीटा एंगल पर किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, कंडीशन 3। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे फेंका है तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर। फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। वेलोसिटी के कारण तो ये ऐसे जाएगा और फोर्स इसको ऊपर ले आएगा, तो ऐसे मोशन करेगा। ये ऐसे ही जूम कर लेना, P पॉइंट एक्स कॉमा वाई, टाइम t ले लेना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस x हो गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग y। फिर से अब 2 डायरेक्शन मोशन लेंगे ना, 2 डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। पहला काम यह है कि इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लेना, जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो कंपोनेंट कॉस, दूसरा कंपोनेंट साइन। अब जब एक्स एक्सिस के अलावा मोशन लेंगे तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे? ये फोर्स कितना लेंगे? इधर कोई फोर्स नहीं है, बिल्कुल वही सारी चीजें जो पहले कर रहे थे। एक बार एक्स एक्सिस के अलावा मोशन लो, एक बार वाई एक्सिस के अलावा मोशन लो। बस ध्यान रखना कि जिधर मोशन ले सारी चीजें उसी डायरेक्शन में देखें। एक्स एक्सिस के अलावा मोशन लोगे तो एक्स एक्सिस के अलावा तो कोई फोर्स नहीं है, फोर्स तो इधर लग रहा है। Q इंटू ई फोर्स है, ध्यान रखना, ये फोर्स नहीं है। वेलोसिटी लोगे वाई एक्सिस के अलावा तो v नहीं, v cos थीटा, v नहीं, v sin थीटा। तो एक बार एक्स एक्सिस के अलावा मोशन लेना, टाइम निकाल आएगा बिल्कुल पहले वाले की तरह। फिर वाई एक्सिस के अलावा मोशन लेना, t की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, रिजल्ट ये आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स कॉट थीटा प्लस Q इंटू ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ये आ जाएगी y इक्वल टू एक्स कॉट थीटा प्लस Q इंटू ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी देखो जरा, y सिंगल पावर है और x डबल पावर है, तो पाथ कैसा होगा? फिर से पैराबोलिक। ये भी तो पैराबोलिक इक्वेशन है। तो समझ में क्या आया? हमारे समझ में ये आया कि अगर किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करें तो उसका पाथ 2 ही हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। पैरेलल प्रोजेक्ट करें तो पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन, बाकी किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दो तो पाथ ऑफ मोशन पैराबोला। अब इसमें भी डिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो वो सब ज्यादा यूजफुल नहीं है, वो कंप्लीशन वगैरह के लिए आता है। फिलहाल इतना याद कर सकते हैं हम लोग। तो नोट करके क्या याद करना है, क्या समझना है, एक लाइन में ये बात समझनी है
when charge is projected in uniform electric field, then path of motion of charge is straight line और पैराबोला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब पैरेलल प्रोजेक्ट करोगे। पैराबोला कब होगा? बाकी किसी भी एंगल पर। परपेंडिकुलर वाला डेरिवेशन आना चाहिए हमें, फार्मूला आना चाहिए, 3 फार्मूले। प्रॉब्लम इसकी कराई जाएगी, फिर तो वीडियो बनेगा प्रॉब्लम करा देंगे। दैट्स ऑल।